अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 16 है। लास्ट लेक्चर नंबर 15 में मैंने जो है वो व्यू की टैब को डिस्कस किया था। आज हम जो है लेक्चर नंबर 16 में एक्सेल के फार्मूले को डिस्कस करेंगे। तो हम सम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैंने सम को दो एक सिंबल में यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद अब देखें यहाँ पर हमारे पास हमने आंसर हमारे पास आ रहा है 55। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखें कि पहले मैंने जब सम का फार्मूला लगाया ऊपर, तो ये मैंने एक ही रेंज में सारी वैल्यू को सिलेक्ट किया। उसकी वजह ये थी क्योंकि मैं इन तमाम वैल्यू को सम करना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने एक ही रेंज में इनको सेलेक्ट कर लिया। तो ये आंसर हमारे पास 55 आ गया। लेकिन अब इन तमाम वैल्यूज़ में से कुछ खास वैल्यू को सम करना चाह रहे हैं, तो फिर वहाँ पर हमें रेंजेस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जिसके लिए हम यहाँ कोमा लगाते हैं। ये कुछ फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारी फर्स्ट रेंज हमने दिया, फिर कोमा लगाया, फिर हमने ये जो है वो सेकंड रेंज दी, फिर हमने कोमा लगाया, फिर ये हमने थर्ड रेंज दी। तो अब ये सारी वैल्यूज़ को सम नहीं करेगा, जो हमने रेंज के अंदर डिफाइन किया है ये उन्हीं वैल्यू को सम करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ सम के फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है सम इफ़ की। सम इफ में क्या होता है कि वैल्यूज़ तो हमने सारी सिलेक्ट की भी होती हैं, लेकिन अगर इनमें से हम कोई खास वैल्यू को सम करवाना चाह रहे हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ खाली इस तमाम वैल्यूज़ में से खाली 3 जिस सेल में 3 आ रहा है उसी को सम करें, बाकी को सम नहीं करें, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अब सम इफ के अंदर पहले हम रेंज देते हैं, उसके बाद कोमा लगा के हम क्राइटेरिया दे देते हैं। तो क्राइटेरिया दे देंगे तो ये होगा जो क्राइटेरिया आपने डिफाइन किया है, जैसे हमें 3 ये डिफाइन किया है, तो उसका मतलब अब इस पूरी रेंज में जिस सेल में 3 आ रहा है वो उसी को सम करेगा। अब 3 एक यहाँ पर आ रहा है, दूसरा यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। माइनस में हम जो है माइनस लिखते नहीं है, हम डायरेक्ट इक्वल की साइन लाकर जो है साइन के तौर पर हम वैल्यू को माइनस कर रहे होते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेल है, ठीक है, ये हमने फर्स्ट सेल लिया, फिर माइनस ये हमारा सेकंड सेल, फिर माइनस ये हमारा थर्ड सेल। तो क्या करेगा, पहले 5 में से -3 को करेगा, फिर 3 में से -1 करेगा, तो जो आंसर हमें मिलेगा, ठीक है, 5 में से पहले वो -3 करेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें से वो -1 करेगा, तो जो आंसर हमें मिल रहा है वो यहाँ पर हमें 1 मिल रहा है। 5 - 3 2 होगा, फिर 2 में से जब दोबारा 1 माइनस होगा तो आंसर हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास आते हैं हम प्रोडक्ट के फार्मूले पे। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर हम क्या होता है, प्रोडक्ट के फार्मूले को भी 3 एग्जाम्पल में डिफाइन किया है कि हम 3 तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, अब प्रोडक्ट मैंने खाली इन 3 वैल्यू को मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने खाली इन 3 वैल्यू को सिलेक्ट किया, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, जैसे 4 3 4 12 12 5 60, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 60। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट के हम यहाँ पर आप देखें मैंने डिफरेंट रेंजेस के वैल्यू सम किया है, जैसे मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो 3 5 15 15 2 30 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मतलब जो है प्रोडक्ट के फार्मूले को लिखने के भी अलग अलग तरीके हैं। सारा मतलब जो काम है वो रेंज का है कि आप रेंज को किस किस तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हो। अगर सारी वैल्यू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करनी तो आप एक ही रेंज में दे दें, लेकिन उस तमाम वैल्यूज़ में से कोई मतलब जो मल्टीपल वैल्यूज़ को जो आप सम करना चाह रहे हो तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं कोमा लगा के। जैसे यहाँ पर मैंने अभी आपको करके दिखाया कि मुझे खाली इसको 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना था, तो मैंने 3 के बाद फिर कोमा लगा के फिर 5 को सिलेक्ट किया। और अगर 4 को भी मल्टीप्लाई करना था तो मैं डायरेक्ट एक ही रेंज में तीनों को सिलेक्ट कर लेता, लेकिन मैंने खाली 3 लिखा, 3 को सिलेक्ट किया, फिर कोमा लगा के, फिर 5 को सिलेक्ट किया, फिर कोमा लगा के मैंने 2 को सिलेक्ट किया। तो तीनों वैल्यू अब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, जो भी आंसर आएगा वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास अगले जो है अगर हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर भी हम यहाँ मैंने फंक्शन के नाम का यूज़ नहीं किया, यहाँ जस्ट मैंने डायरेक्ट सेल को सिलेक्ट करके और मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाई है, उसके मुताबिक मैंने यहाँ डायरेक्ट वैल्यू को सम किया है। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू मैंने वैल्यू को मतलब जो है वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया है। तो जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट का फार्मूला लगाकर, इस तरीके से हम यहाँ पर जो है फंक्शन मतलब लिखे बिगिन भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लगाकर डायरेक्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 24। अब हम इसी तरीके से डिवाइड के फार्मूले को भी डिस्कस करते हैं। अब डिवाइड के अंदर जो है कोई फंक्शन इसका मतलब डिवाइड का कोई फंक्शन नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर डिवाइड की साइड का यूज़ करेंगे। तब यहाँ देखें हम यहाँ पर हमारे पास ये देखें आप, तो हमें क्या किया, यहाँ पर 3 वैल्यूज़ को डिवाइड किया हुआ। तो मैंने बोला 10, पहले 10 का सेल आ गया, फिर 5 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 2, तो पहले 5 10 से डिवाइड होगा तो 2 मिलेगा, जब 2 2 से डिवाइड होगा तो आंसर जो हमें मिलेगा वो यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ हमारे पास 2 फार्मूले हैं, इजिकल्स टू नाउ। अगर आप इस तरीके से यहाँ पर इजिकल्स टू नाउ लिखते हैं तो ये हमें करंट डेट एंड टाइम क्या करवाता है, शो करवाता है।
इसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं, हम इजिकल्स टुडे लिखते हैं तो ये हमें करंट डेट दिखाता है, खाली टाइम नहीं दिखाएगा। हम इस तरीके से अगर आप इजिकल्स टुडे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो खाली करंट आपको डेट दिखाएगा। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम फार्मूला हम इसलिए यूज़ करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये पूरी मैंने एक रेंज दिया, मैं देखना चाह रहा हूँ इस पूरी रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पर मैक्सिमम का फार्मूला यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम इजिकल्स टू मैक्स लगाते हैं। और लगाने के बाद जैसे हम रेंज को सेलेक्ट करके जैसे हम एंटर करेंगे तो उस पूरी रेंज में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना वो हमें यहाँ पर शो करवाएगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर आगे हम 12 मतलब सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 10 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आके अगर हम यहाँ पर जो है 12 लिख देते हैं तो अब सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 12 आएगी। तो कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास मिनिमम का फार्मूला भी होता है। मिनिमम का फार्मूला यूज़ होता है सबसे छोटी वैल्यू को देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हम जो है वो इजिकल्स टू मिल लिखते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आने के बाद हम इजिकल्स टू मिल लिखते हैं और हमने पूरी रेंज को सिलेक्ट किया। अब वो इस पूरी रेंज में सबसे छोटी वैल्यू होगी ना उसको क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो अभी सबसे छोटी वैल्यू की रेंज में बनी है तो आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। अगर यहाँ पर इस पूरी रेंज में सबसे छोटी वैल्यू अगर हमारी 0 होगी तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ मैंने 0 को क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी को क्या करवाएगा, शो करवाएगा। पहले 1 दिया मैंने 0 दिया तो वो 0 शो करवाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है वो काउंट का फार्मूला भी यूज़ होता है, इजिकल्स टू काउंट। तो काउंट बेसिकली हमारे पास क्या काम करता है, ये उन सेलों को काउंट करता है जिसमें खाली न्यूमेरिकल डेटा हो। बाकी खाली सेल को भी काउंट नहीं करेगा, जिसमें टेक्स्ट का डेटा आ गया उसको भी काउंट नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आने के बाद अगर आप यहाँ देखें, मैं 2 को हटा देता हूँ तो एक नंबर हटा दिए, देखिए खाली सेल इसको भी काउंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्रेस आपकी 9 आ रही है। इस तरीके से अगर मैं किसी सेल में करेक्टर भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने ए लिखा तो वो इस सेल को भी काउंट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो काउंट खाली उन्हीं सेल को काउंट करेगा जिसमें न्यूमेरिकल डेटा कंटेन हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास आता है काउंटर फंक्शन। काउंटर फंक्शन बेसिकली हमारे पास क्या काम करता है, ये उन सेलों को काउंट करता है जिसमें न्यूमेरिकल डेटा भी हो और करेक्टर डेटा भी हो, लेकिन खाली सेलों को काउंट नहीं करेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास आंसर आ रहा है। अभी 10 क्योंकि सारे सेल में वैल्यूज़ हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर आके करेक्टर लिख देते हैं तो मैंने जैसे ए लिखा तो इस सेल को भी काउंट करेगा, क्योंकि काउंट एक ऐसा फंक्शन है जो करेक्टर और न्यूमेरिकल डेटा को दोनों को काउंट करने की सलाहियत रखता है। कुछ इस तरीके से देखें, अभी भी आंसर आपके पास 10 आ रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर आके जो है ब्लैंक सेल दे देते हैं, जैसे मैंने ब्लैंक दिया तो वो इस सेल को काउंट नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद जो है हम आते काउंट इफ में। काउंट इफ में इसे उसी तरीके से वर्क करता है जैसा फार्मूला वापस सम इफ का था। तो काउंट इफ में अगर आप ये देखें, हम F2 प्रेस करते हैं तो देखें काउंट इफ में मेरे रेंज पूरी दी हुई है, लेकिन यहाँ वो खाली काउंट करेगा, सम इफ में वो सम कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मैंने पूरी रेंज दी, रेंज देने के बाद मैंने कोमा लगाया, कोमा लगा के मैंने यहाँ पर 4 दिया। तो इस पूरी रेंज के अंदर अब वो जहाँ जिस सेल में 4 आ रहा होगा ना उसी सेल को काउंट करेगा, बाकी अदरवाइज काउंट नहीं करेगा। जैसे मैं देखना चाहता हूँ कहाँ किन किन सेलों में कितने सेलों में 4 आ रहा है तो हम वो भी यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी एक ही सेल में 4 आ रहा है तो यहाँ पर आंसर हमारे पास 1 आ रहा है। अगर यहाँ पर भी मैं 4 लगा देता हूँ तो अब हमारे पास 2 सेलों के अंदर जो है वो 4 आ रहा है, तो अब यहाँ पर आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से। क्लियर है गाइस। उसके बाद हमारे पास अगला जो हमारे पास आता है वो है फार्मूला कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट बेसिकली करता है क्या है, जो डेटा जो टेक्स्ट हमारा सेपरेट सेल के अंदर होता है उसे कंबाइन करके वो एक ही सेल के अंदर लेकर आता है। जब मान लीजिए स्टूडेंट लर्निंग यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है, ये अलग अलग सेल के अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज़ किया। पहले मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, कोमा लगा के फिर मैंने देन सेकंड सेल को सिलेक्ट किया, इंटर करूंगा तो अभी दोनों सेलों का आंसर जो है वो दोनों सेलों का जो भी टेक्स्ट है वो हमें एक ही सेल में कुछ इस तरीके से क्या करवाएगा, शो करवाएगा। इस तरीके से आप मल्टीपल सेल्स के डेटा को एक ही सेल में कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉनकैटिनेट फार्मूला। तो अब हम आते हैं एवरेज के अंदर। एवरेज में क्या होता है, बेसिकली हम ये चेक करेंगे पहले बेसमेंट ने पहले मैच में 22 रन बनाया, दूसरे में 25 रन, तीसरे में 30 रन, चौथे में 27, पाँचवें में 29 और छठे में 39 हमारे रन यहाँ पर उसने बना के दिए। तो हम इसका एक एवरेज निकालना चाह रहे हैं कि वो बेसमेंट हमें कितने रन बना कर दे सकता है, तो उसका एवरेज होगा। तो एवरेज में हमें वो वैल्यू शो करवाता है जो ऊपर वाली वैल्यू से मतलब ये वैल्यू से ना ज़्यादा होगी ना कम होगी। एक एवरेज वैल्यू आपको क्या करवाता है, शो करवाता है। जैसे इसने यहाँ पर हमें शो करवाया 29, इसका मतलब वो बेसमेंट हमें हर मैच में 29 रन बनाकर दे सकता है, ये उसका एवरेज है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर डे आता है। तो डे में क्या होता है कि मैंने डे इज इक्वल टू डे लिखा और मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, तो इस पूरी डेट में जो डे होगा वो हमें बताएगा। ठीक है, बातों का तो ऐसा होता है कि भाई मंथ और डे, जैसे बताया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मंथ
या डे हमारे पास 1 है और मंथ हमारे पास भी 1 ही है, तो फिर हमारे पास कन्फ्यूजन हो जाती है कि मंथ कौन सा है, डेट कौन सी है। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर जो है इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये बता रहा है डे हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास हम यहाँ पर देखते हैं मंथ को भी, तो इसी मंथ को चेक करने के लिए मंथ का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर इस पूरी डेट को हम सेलेक्ट करेंगे, तो इस पूरी डेट में जो मंथ होगा ना वो हमें यहाँ शो करवाएगा। मंथ 1 है तो ये हमें शो करवा रहा है। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास ईयर आता है इस पूरी डेट में। अगर हम ईयर देखना चाह रहे हैं कि भाई ईयर कौन सा है, तो यहाँ पर हम इक्वल्स टू ईयर का फार्मूला लगाकर ईयर को भी फाइंड कर सकते हो। डेट में जो ईयर होगा वो डायरेक्ट आपको शो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास जो है हम यहाँ पर डेट, अभी पूरी डेट मुझे देखनी है, तो डेट को देखने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। आपको ईयर भी चाहिए होगा, आपको मंथ भी चाहिए होगा, आपको डे भी चाहिए होगा। जब ये तीनों चीज़ें आपके पास होंगी तो आप डेट को यहाँ पर जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। तो डेट के फार्मूले के अंदर हमें 3 पैरामीटर पास करने पड़ते हैं, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे। तो ये पूरी डेट, एक्यूरेट डेट आपको शो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास होर को अगर हम देखना, टाइम का भी वही शेड्यूल है। अगर हम होर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम F2 प्रेस करेंगे तो इस पूरे टाइम में जो भी होर होंगे ना वो हमें दिखाएगा। ये हमारे पास होर बता रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर मिनट की बात करें, अगर इस तरीके से हम यहाँ पर मिनट की बात करें तो यहाँ पर इस पूरे टाइम के अंदर जो भी मतलब मिनट होंगे ना वो हमें शो करवाएगा। तो ये देखें ऊपर 7 बताया होर, तो यहाँ पर मिनट हमें 49 ही दिखाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगला फार्मूला आता है सेकंड का। अगर हम सेकंड चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इस पूरी डेट में जो सेकंड होंगे, उस पूरे टाइम में जो सेकंड होंगे वो हमें यहाँ पर क्या करवाएगा, शो करवाएगा। अगर हम पूरा टाइम देखना चाह रहे हैं, जैसे ऊपर हमने पूरी डेट देखी है, तो यहाँ पर आने के बाद हम पूरा टाइम को भी व्यू कर सकते हैं। तो टाइम के अंदर हमें 3 पैरामीटर पास करना है, जैसे हमने ऊपर डेट में किए थे। तो टाइम में हमें करने पड़ेंगे, हमें टाइम में करने हैं सेकंड, ठीक है। उसके बाद फिर मिनट, उसके बाद फिर हमारे पास आता है और, तो टाइम में सबसे पहले हमें होर देना है, फिर मिनट देना है, फिर सेकंड देना है। तो तीनों चीज़ें अगर आप देंगे तो ये तीनों चीज़ें कंटेन है, पहले होर, फिर मिनट, फिर सेकंड। तो पूरा एक्यूरेट टाइम आपको क्या करवाएगा, शो करवाएगा। तो आई होप आपको ये आज के फार्मूले समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे वाले फार्मूले को डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।